गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट 6th चैप्टर जो है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि विभिन्न धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4-5 धातुएं आपकी बुक में दे रखी हैं और वो कैसे निकाली जाती हैं, किस प्रकार से उनका शोधन होता है, किस प्रकार से निष्कर्षण होता है, यही हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जिंक के निष्कर्षण के बारे में। जिंक धातु है और इस धातु को कैसे निष्कर्षित किया जाता है इसके अयस्क से, ये हम जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों आप ये जान लीजिए और आपको मालूम भी है कि धातुएं ऑलमोस्ट हमारी जो है कंबाइन फॉर्म में मिलती हैं, यानी वो फ्री स्टेट में नहीं होती हैं। कुछ धातुओं को छोड़ के मोस्टली हमारी जो मेटल्स होते हैं वो हमें जो है कंबाइन स्टेट में मिलते हैं, यानी संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। और उन्हीं को वो जिस अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें हम मिनरल्स या ओर्स कहते हैं, यानी खनिज या फिर अयस्क कहते हैं। तो धातुएं जो होती हैं उनका निष्कर्षण अयस्क से किया जाता है। तो आप ये तो आपके 9th में भी है, 10th में भी है कि अयस्क वो खनिज होते हैं जिनसे धातुओं का निष्कर्षण सरलता से किया जा सकता है। और ये परिभाषा पूछी भी जाती है, आपको पूछा भी जाता है कि खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं। तो ये मैंने नोट्स में आपको लिखवा रखा है ये, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जिंक का निष्कर्षण हम किस अयस्क से कर सकते हैं और जिंक के कौन कौन से अयस्क होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। तो मैं लिख भी लेती हूँ अयस्क सब, क्योंकि हम जिंक धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क से करेंगे। तो अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण सरलता से किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर अब हम देखेंगे कि जिंक के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट अयस्क हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिंक के मुख्य अयस्क। ये भी कभी पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी है ये, कि जिंक के मुख्य अयस्क कौन कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1 पे जिंक ब्लेंड। सबसे इम्पॉर्टेंट अयस्क जो जिंक का होता है वो होता है जिंक ब्लेंड, जिसका सूत्र होता है ZnS। दूसरा आप लोग लिखेंगे कैलामाइन, जिसका सूत्र होता है ZnCO3। फिर एक होता है आपका जिंकाइट, सूत्र होता है ZnO। और एक आपका और होता है जिसे हम बोलते हैं विलेमाइट। Zn2SiO4। ये कुछ इम्पॉर्टेंट अयस्क हैं जिंक के। आप 2-3 तो कम से कम याद रखेंगे ही। जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन ZnCO3, जिंकाइट ZnO और विलेमाइट Zn2SiO4। इनमें से
जिंक का निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेंड से किया जाता है, यानी ये वाला जो आपका अयस्क है इससे ही जिंक का निष्कर्षण किया जाता है। तो किसी भी धातु के निष्कर्षण में 3-4 स्टेप्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं और जिनके थ्रू हमें जो है मेटल या धातु प्राप्त होती है। हर किसी धातु के निष्कर्षण में 3-4 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और उनको हम 1 बाय 1 कैसे लिखेंगे। इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होता है, सबसे पहला स्टेप्स होता है अयस्क को कूटना और पीसना। सबसे पहले इसको पाउडर्ड फॉर्म में कर लिया जाता है। अच्छा, ये बात आप सब लोग जानते हैं कि जिंक का प्रतीक क्या होता है, Zn, और जिंक को क्या कहते हैं, जस्ता। जस्ता भी कहा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट मेटल है ये, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो मैंने कहा कि जब भी धातु निष्कर्षित की जाती है तो कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा अयस्क को कूटना और पीसना। क्योंकि जो अयस्क होते हैं वो जनरली आपके पाउडर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं, तो उनको वो जिस तरह से भी होते हैं उनको सबसे पहले महीन चूर्ण बना लिया जाता है, और इसके लिए उनको या तो कूटा जाता है और फिर अच्छे से पीसा जाता है। क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्शंस बहुत अच्छे से होती हैं, अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में है, तो अच्छे से उनका जो है निष्कर्षण नहीं किया जा सकता है, इसलिए सबसे पहले उनको कूट करके महीन किया जाता है। तो ये तो सब ये स्टेप्स जो है सारे धातुओं के निष्कर्षण में यूज़ होता है, और ये प्रोसेस तो सेम है कि जितनी भी आपकी धातुएं हैं जिनको भी आप निष्कर्षित कर रहे हैं उनके अयस्क को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कूटना और पीसना पड़ेगा। फिर सेकंड स्टेप जो होता है, इसमें सेकंड स्टेप होता है सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। अब हर अयस्क के लिए अलग अलग सांद्रण विधियां होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे जिंक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिंक को कैसे सांद्रित किया जाता है, जिंक का हम जो निष्कर्षण कर रहे हैं वो जिंक ब्लेंड से कर रहे हैं, यानी ZnS से कर रहे हैं। तो यानी इसमें सल्फर है, और सल्फर का ये जो आपका ZnS है इसमें जिंक तो है ही, लेकिन साथ में किसका कॉम्बिनेशन है, सल्फर का कॉम्बिनेशन है। तो जहाँ पे भी जो भी आपके सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको सांद्रित करने के लिए एक विधि होती है जिसे हम क्या कहते हैं, झाग प्लवन विधि, यानी हम लिखेंगे ZnS का सांद्रण झाग प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। अब झाग प्लवन विधि क्या है ये मैं आपको बता। देखिए, झाग प्लवन विधि जो होती है उसके लिए हमें क्या करना होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जिंक सल्फाइड जो होता है इसका सांद्रण झाग प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। तो झाग प्लवन विधि जो है वो सांद्रण की ऐसी विधि है जहाँ पे सिर्फ सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, क्योंकि ये हल्के होते हैं, सल्फाइड अयस्क हल्के होते हैं। इनके लिए क्या किया जाता है, देखिए ये आप डायग्राम देख लीजिए। ये एक कोई पात्र लिया गया है और उसमें इस प्रकार का एक सेटिंग की गई है। इसको देखिए आप, ये एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप के यहाँ पे नीचे जो ये जगह है इनमें छेद हैं। इसका काम क्या है, इस पात्र में, जिस पात्र में हमने ये पाइप रखा हुआ है, छेद वाला पाइप रखा हुआ है, इस पात्र में आपने क्या भर रखा है, चीड़ का तेल प्लस जल, ठीक है, और इसमें क्या डाल रखा है आपने, ZnS। भाई जिस अयस्क का आपको जो है सांद्रण करना है वो भी आपने इसमें डाला हुआ है
जो कि पाउडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। और बाकी आपने जो है इसमें क्या डाला, चीड़ का तेल डाला है, पाइन ऑयल डाला है और जल डाला है। अब इसका काम क्या है कि जब आप यहाँ से हवा पास कराएंगे, वायु को आप अंदर फेंकेंगे यहाँ से, तो वायु जो है यहाँ से होती हुई और इन छेदों से बाहर निकलेगी। काफ़ी तेजी से आप जो है यहाँ पे वायु प्रवाहित करेंगे। तो ये जो छेद हैं इनमें से हवा कहाँ जाएगी, इस जगह जाएगी जहाँ आपने चीड़ का तेल और जल भरा हुआ है। और लगातार जैसे जैसे आप वायु प्रवाहित करेंगे यहाँ से इनकी मिक्सिंग होगी और झाग उत्पन्न होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टेबलाइजर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप जो है इसमें कौन सा क्या डालेंगे, चीड़ का तेल और जल डालेंगे। तो जब जल और तेल के मिश्रण में आप तेज गति से वायु को प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे झाग बनना शुरू होगा। अभी मैंने कहा कि सल्फाइड अयस्क हल्के होते हैं, तो वो क्या करेंगे, झाग में ऊपर आ जाएंगे। ऐसे ऐसे यहाँ पे ये जो झाग बनेगा, झाग जो है ऊपर आ जाएगा। और बाकी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो आपकी इधर नीचे बैठ जाएंगी। अशुद्धियाँ आपकी जो हैं इधर नीचे बैठ जाएंगी। इन अशुद्धियों को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। आपने पढ़ा है कि जो अयस्क में अशुद्धियाँ होती हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो अशुद्धियाँ तो आपकी नीचे बैठ जाएंगी और जो आपका अयस्क है, अयस्क सांद्रित होके कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये आपकी होती है झाग प्लवन विधि, जिसमें क्या किया जाता है, वायु के तीव्र प्रवाह के द्वारा जो है तेल और जल के मिश्रण में झाग उत्पन्न किया जाता है। अब क्योंकि सल्फाइड अयस्क हल्के होते हैं तो वो क्या होते हैं, झाग में ऊपर आ जाते हैं। इस झाग को आप यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे और अलग निकाल लेंगे। तो इस झाग में आपका जो है जिंक सल्फाइड के सांद्रित अयस्क होंगे। ये आपकी होती है झाग प्लवन विधि। अच्छा, ये तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है जिंक के निष्कर्षण का, लेकिन मैं आपको बता दूं कभी कभी 1-2 मार्क्स में ये विधि पूछी जाती है कि झाग प्लवन विधि क्या होती है और किसके सांद्रण में इसका प्रयोग होता है। आप लोग, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि झाग प्लवन विधि का प्रयोग जो होता है वो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क जो हैं हल्के होते हैं और वो झाग में सतह पर आ जाते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अयस्क हो गया आपका सांद्रित, यानी यहाँ से मैंने कहा कि ये आप हटाएंगे, ये आप हटा देंगे झाग, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सांद्रित अयस्क। सांद्रित अयस्क आपका अलग हो जाएगा। अब जब अयस्क का सांद्रण हो चुका है, इसके बाद क्या विधि, सांद्रण के बाद जो थर्ड स्टेप आएगा आपका वो होता है सांद्रित अयस्क का भर्जन। यानी जो अयस्क आपने अभी झाग प्लवन विधि के द्वारा सांद्रित किया है उसका भर्जन किया जाता है। तो भर्जन, पहले मैं आपको बता दूं भर्जन के बारे में। भर्जन होता है सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में, सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में गर्म करना। ये भी आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि भर्जन क्या होता है। तो भर्जन का मतलब होता है सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में गर्म करना। अब हम रिएक्शन से देखेंगे कि रिएक्शन हमारी कैसे होगी। यानी हमारे पास अयस्क तो है जिंक सल्फाइड, और जिंक सल्फाइड को जब आप वायु की अधिकता में गर्म करेंगे तो वो किस में बदलेगा,
जिंक ऑक्साइड में बदलेगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा। अब थोड़ा रिएक्शन हमें बैलेंस करनी है, तो हम बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे O2 है, इसे 2ZNS कर देते हैं, इसको 3O2 कर देते हैं, तो ये भी यहाँ हो जाएगा 2ZNO और सल्फ़र कितने हो गए, 2SO2। ये हमारी जो है रिएक्शन हो गई। ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, भर्जन की रिएक्शन हो गई। यानी भर्जन में क्या करना है, सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में जब हम गर्म करेंगे तो जिंक सल्फाइड किस में बदल जाएगा, जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। ये हमारी जो है भर्जन का प्रक्रम है, जहाँ पे सल्फाइड का भर्जन किस में किया जा रहा है, ऑक्साइड में किया जा रहा है। जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड में कन्वर्जन हो गया है या भर्जन हो गया है। इसका ये तीसरा स्टेप था, सांद्रित अयस्क का भर्जन। इसके बाद फोर्थ स्टेप, इसमें फोर्थ स्टेप होता है भर्जित अयस्क का अपचयन। ये आपका भर्जित अयस्क है जिंक ऑक्साइड, इसको हमको क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। अब आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि अपचयन का मतलब होता है, क्योंकि हमें तो इसका कराना है, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर हम इसमें से ऑक्सीजन को हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा। तो भर्जित अयस्क का अपचयन अयस्क को चूर्णित कार्बन पाउडर के साथ गरम करके अपचयित किया जाता है। देखिए, आपका जो भर्जित अयस्क है उसका अपचयन कैसे किया जाता है, कार्बन पाउडर के साथ गर्म करके। तो रिएक्शन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, भर्जित अयस्क है आपका ZnO, इसको अगर आप कोक या कार्बन के साथ गर्म करेंगे और टेम्परेचर यहाँ पे होता है 673 केल्विन, लेकिन ये निशान भी आप लगा लेंगे हीटिंग का, तो इसका मतलब होता है कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ 673 केल्विन तक गर्म करना है। तो रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन कैसे होगा, ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेगा और खुद बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा जो है जिंक ऑक्साइड किस में बदल गया, जिंक में अपचयित हो चुका है। ठीक है, ये प्रोसेस जो है आपकी, इस प्रक्रम को बेल्जियन प्रक्रम कहा जाता है। कौन सा प्रक्रम कहा जाता है, बेल्जियन। जिंक ऑक्साइड से जिंक का जो अपचयन होता है कार्बन के द्वारा, कोक के द्वारा, इस प्रक्रम को हम कहते हैं बेल्जियन प्रक्रम। अब देखिए, यहाँ से जो हमें जिंक प्राप्त होता है, ये अभी जिंक मिल गया हमको, यानी जिंक धातु मिल चुकी है। ये 95% तक प्योर होती है, लेकिन अभी भी इसको और ज़्यादा प्योर करने के लिए इसका 5th स्टेप किया जाता है, जिसे हम कहते हैं शोधन। इसको प्यूरिफिकेशन भी आप कह सकते हैं, शोधन या प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसके लिए अपनाई जाती है आसवन विधि। यानी जिंक के प्यूरिफिकेशन के लिए आसवन विधि अपनाई जाती है। आसवन विधि में क्या किया जाता है, तो आसवन विधि में क्या किया जाता है,
आसवन विधि में इस तरह का हम जो है एक अरेंजमेंट फिक्स करते हैं, जहाँ पे इस जगह ये जो है यहाँ भरा जाता है जिंक, जो आपका 95.5% या जो आपका अपचयन के बाद जो आपको जिंक मिला है उसको यहाँ भर दिया जाता है और इसकी जो है हीटिंग करवाई जाती है। इसको जो है गरम किया जाता है। तो गरम करने पे यहाँ से ये इधर होते हुए यानी तुरंत वाष्प में बदल जाता है। जिंक का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होता है, तो जिंक यहाँ से जो है तुरंत वाष्पित होके जो है इधर आना शुरू कर देता है। और यहाँ पे कुछ जो है हम एक कूलिंग करवाते हैं, यहाँ पे बर्फ़ के माध्यम से कूलिंग की जाती है। कूलिंग करके ये जो है वाष्प से द्रव में बदलेगा और ठंडा किया जाएगा तो ये ठोस में बदल जाएगा और यहाँ पे आपका जो है शुद्ध जिंक जो है कलेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके ये जो है आसवन विधि अपनाई जाती है। तो जिंक के शोधन के लिए हम आसवन विधि का ही प्रयोग करते हैं, जिसमें जिंक को गर्म किया जाता है और उसके बाद जिंक जो है, क्योंकि उसका क्वथनांक ज़्यादा नहीं होता है, वो तुरंत ही वाष्पित होकर इधर से होते हुए यहाँ पे एक अरेंजमेंट किया जाता है, जिसमें कि इसको ठंडा किया जाता है, चिलिंग की जाती है इसकी किसी भी माध्यम से, या तो बर्फ़ रख के या फिर कुछ और चीज़ों से इसको ठंडा करके इसको द्रव में परिवर्तित किया जाता है और ठंडा होने पर ये जिंक में बदल जाता है। तो यहाँ पे ये जो जिंक हमें प्राप्त होता है शोधन के बाद, जो जिंक हमें प्राप्त होता है वो 99% प्योर होता है। ये आपके डिफरेंट स्टेप्स थे जिसमें आपने देखा कि कैसे जिंक ब्लेंड से जिंक धातु निष्कर्षित की जाती है। ये 5 स्टेप्स में आपने इनको देखा, अलग अलग स्टेप्स थे, जिनमें सबसे पहले अयस्क को कूटा और पीसा गया। सेकंड स्टेप में सांद्रित किया गया झाग प्लवन विधि के द्वारा। थर्ड स्टेप में अयस्क को भर्जित किया गया वायु की अधिकता में गर्म करके। फोर्थ स्टेप्स में भर्जित अयस्क का अपचयन किया गया कोक के माध्यम से, कार्बन के माध्यम से, और फिफ्थ स्टेप में इसका शोधन किया गया। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स थे जिसके द्वारा जिंक का निष्कर्षण जिंक धातु से किया गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स में तो पूछा ही जाता है। उसके बाद कभी कभी ये उपयोग भी पूछ लेता है कि जिंक के क्या क्या उपयोग होते हैं, तो आप उसको भी लिख सकते। जिंक के कुछ उपयोग आप लोग लिख लीजिए। जिंक का प्रयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। बहुत सारी मिश्र धातुएं होती हैं, जैसे ब्रास है, ब्रोंज है। ये धातुएं जो होती हैं इनमें जिंक की भी कुछ परसेंटेज होती है। तो सबसे पहले मिश्र धातुओं के निर्माण में। दूसरा, चमकदार पेंट। आप सड़कों के किनारे देखते होंगे, जब लाइट नहीं होती है रात के अंधेरे में कुछ ऐसे पेंट लगाए जाते हैं जो चमकते रहते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। तो उन चमकदार पेंटिंग, जिसको हम कह सकते हैं ल्यूमिनस पेंटिंग, के लिए भी ये होते हैं, यूज़ किया जाता है जिंक। क्योंकि जिंक जो होता है वो एक चमकदार धातु होती है, एक चमकीली धातु होती है, तो इसीलिए इसका उपयोग जो है ल्यूमिनस पेंटिंग में भी किया जाता है। और थर्ड, ये प्रक्रम आप पढ़ चुके हैं पहले भी, गैल्वेनीकरण प्रक्रम में। गैल्वेनीकरण क्या होती है, कौन सी प्रोसेस होती है गैल्वेनीकरण? जहाँ पे आयरन को रस्टिंग से बचाया जाता है, यानी जो आपकी लोहा जो होता है, लोहे की सतह पर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। आप सभी को मालूम है कि लोहा बहुत जल्दी जंग पकड़ लेता है, ख़राब हो जाता है, रस्ट लग जाता है उस पर। तो उसको बचाने के लिए लोहे की सतह पे जिंक की कोटिंग की जाती है, जिंक से पुताई की जाती है, उसी को हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण प्रक्रम। तो एक पूरी प्रोसेस के अंदर ये सारे स्टेप्स आएंगे जिनको आप
अच्छे से अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे और समझेंगे भी। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आयरन के निष्कर्षण के बारे में। धन्यवाद।